Okay, let's have a quick revision of Biot-Savart law before we proceed further. ठीक है, कल Biot-Savart law तो सबको क्लियर हो ही गया था ना. Let's have a quick revision. Let's say you have a wire. पहली बात क्लियर करें, Biot-Savart law is about what? It gives you the direction of magnetic field due to a small current carrying conductor. ठीक है, आपके पास एक कंडक्टर दिया गया है, दैट यू कैन सी इट्स अ वेरी लार्ज कंडक्टर. इस लार्ज कंडक्टर में से मैंने एक छोटा सा कंडक्टर निकाला जिसका लेंथ कितना है, dl. रिमेंबर वी डिफाइंड अ क्वांटिटी कॉल्ड dl वेक्टर. dl वेक्टर क्या है? dl वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो होगा इसके लेंथ के बराबर, लेकिन डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और इस वायर में करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. तो ये जो dl वेक्टर है, ये जो छोटा सा आपने dl वेक्टर लिया, इसका भी डायरेक्शन किधर है, करंट की डायरेक्शन में. सो दिस इज योर dl वेक्टर. ठीक है, इस स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मुझे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. यस, सो P इज द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज R? R वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू लेंथ एलिमेंट. यस, लेंथ एलिमेंट को ओरिजिन मान के यहां से एक वेक्टर आप बनाओगे, इसको बोलेंगे आर वेक्टर. इसको क्या बोलेंगे, आर वेक्टर. तो इस सिनेरियो में आपके पास दो वेक्टर हो गए, एक आपके पास ये लेंथ वेक्टर, एक आपके पास एक आर वेक्टर. सो यू हैव टू वेक्टर्स इन दिस सिनेरियो, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल इज थीटा. ठीक है, दिस इज योर एल वेक्टर, आई मीन dl वेक्टर, दिस इज योर r वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा. अब प्लीज r वेक्टर क्लियर करना एकदम से. r वेक्टर किसको बोलते हैं? मान लो ये वायर है, यहां से मैंने कोई स्मॉल एलिमेंट लिया, यहां से छोटा सा एलिमेंट लिया, मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस केस में दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर. आर यू गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट लेट्स से दिस पॉइंट. आर वेक्टर किसको बोलोगे? यहां से आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये आपका आर वेक्टर होगा. आर यू गेटिंग? सो बी वेरी वेरी केयरफुल. व्हाट इज योर आर वेक्टर? नाउ नेक्स्ट यू हैव एंगल थीटा पे, तो मैंने बता ही दिया. तो आपको बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? बायोट-सेवर्ट लॉ आपका कहता है, let me erase. ओके, बायोट-सेवर्ट लॉ आपका क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, व्हाई आई एम रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद दिस dB, क्योंकि हमारा लेंथ एलिमेंट छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी ही होगी, है ना. तो dB यानी कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट. जितना ज्यादा बड़ा ये लेंथ एलिमेंट, ये वाला, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. R इज दिस डिस्टेंस. जितना दूर लेके जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड P पे कम हो जाएगा. क्लोजर इज द पॉइंट, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड. फादर इज द पॉइंट, मोर इज स्मॉलर इज द मैग्नेटिक फील्ड. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर. dl वेक्टर एंड r वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका साइन. आर यू गेटिंग? एंड यू नो एज थीटा इंक्रीजेज, sin theta also increase. Yes or no? As theta increase, sin theta also increase till 0 से लेके 90 डिग्री तक. इसका मतलब अगर 90 डिग्री होगा एंगल तो आपका sin थीटा मैक्सिमम आएगा, दैट इज 1. क्लियर? सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे, ये एंगल पे भी डिपेंड करती है. जितना एंगल बढ़ता चला जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा. जितना एंगल कम होता चला जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी कम होता चला जाएगा टिल 90 डिग्री. एनी प्रॉब्लम?
सो दिस इज योर बायट-सेवर्ट लॉ। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोगों ने कांस्टेंट यूज किया था, दैट वाज व्हाट, म्यू नॉट बाय 4 पाई। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्का? तो इस म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू, अच्छा म्यू नॉट इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यस, जैसे वहां पे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था इलेक्ट्रोस्टैट्स में कांस्टेंट, दिस वाज कॉल्ड परमिटिविटी, दिस वाज कॉल्ड परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट वाज कॉल्ड परमिटिविटी, है म्यू नॉट इज कॉल्ड परमेबिलिटी। इस पूरे कांस्टेंट का वैल्यू होता था वैक्यूम में 10 पावर 9। ये बात होती थी वैक्यूम की, किसकी? वैक्यूम की। सेम वे इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू इन वैक्यूम इज 10 पावर -7, इज 10 पावर -7। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने फटाफट से कैसे लिखा था? फटाफट, यहां पे आपको दो वेक्टर क्वांटिटीज दिख रही होंगी, एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक आर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो कभी भी वेक्टर क्वांटिटी डिनोमिनेटर में नहीं होती। वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में हो सकता है, लेकिन वेक्टर का मतलब वेक्टर ऐसा डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। तो उससे क्या करो, आर को मल्टीप्लाई, आर को डिवाइड, ठीक है। तो आपके पास क्या बन रहा है? ये आपके पास ये बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, नीचे आ जाएगा आर क्यूब, नीचे आ जाएगा आर क्यूब। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा डीएल आर, आगे साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा। कोई डाउट? डाउट तो नहीं किसी को? डीएल आर साइन थीटा। और डीएल आर साइन थीटा को क्या डाल सकते हो? क्रॉस प्रोडक्ट। यू कैन राइट दिस इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। So this is what the final expression of magnetic field in front of you, and the direction of magnetic field is given by dl cross r. This is your first vector, this is your second vector, fingers towards first vector, and the palm should be able to see your r vector, and the direction will be clear, right? In this case, this is your l vector, this is your r vector, finger towards first vector, ठीक है, देख पा रहे हो ना? fingers towards first vector, this is my current vector and this is my r vector। सही है, इसको नीचे करते हैं। finger right hand, sorry, finger towards first vector, right hand, and palm should be able to see your second vector. My palm can see my second vector. The direction of cross product is inside the paper. So in this case, the direction of magnetic field as per Biot-Savart law is inside the paper. Any problem till here? This is we have already done yesterday. It was just a quick revision. ठीक है, आगे चल रहा हूं अभी मैं। अभी आगे देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय टू मेथड। एक मेथड तो मैंने आपको बताया कि आप यहां से निकाल सकते हो डीएल क्रॉस आर से, फाइन। ये तो यूनिवर्सल मेथड है भाई, मतलब ये मेथड कभी नहीं भूलना, क्रॉस प्रोडक्ट वाला हर जगह लगेगा ये तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आई एम टेलिंग यू वन मोर वे, एंड दैट वन मोर वे इज राइट हैंड थंब रूल। palm rule is just like क्रॉस प्रोडक्ट वाला, समझ रहे हो ना? दैट इज डीएल क्रॉस आर वाला भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है राइट हैंड थंब रूल। देखो इसको कैसे करना है। डायग्राम अगर आप देख पा रहे हो, आपको क्या करना है, मान लो ये आपके पास वायर है और द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस इन दैट डायरेक्शन। राइट हैंड से क्या करोगे, वायर को पकड़ोगे। राइट हैंड से क्या करोगे, वायर को पकड़ोगे।
पकड़ लिया, इज इट माई राइट हैंड, आई होल्ड इट बाय द वायर लाइक दिस, और थंब शुड बी लाइक दिस, ऐसे, जब थम्स अप नहीं करते हैं ऐसा, देख पा रहे हो ना, तो डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको। तो वायर को ऐसे पकड़ लो कर्ल करके ऐसे, ताकि जो आपका थंब है ये किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, जिधर करंट है। अगर करंट ऊपर है तो थंब ऊपर जाएगा, अगर करंट नीचे है तो आपको ऐसे पकड़ना है ताकि थंब नीचे जाए। समझ रहे हो ऐसा, राइट? तो थंब शुड बी इन, अगर ठीक है तो ये होगा मेरा करंट इधर है, मान लो ये वायर है, करंट इधर है, तो थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये जो कर्ल है ना फिंगर्स का, ये जो कर्ल है, दिस इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा ये कर्ल। तो इस केस में मेरा अगर वायर ऐसा है, जैसे पहले इसी डायग्राम को देखो, प्लीज फोकस ऑन दिस डायग्राम फर्स्ट, इज ऑन दिस डायग्राम। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है ये आपको, ये वाली रेड कलर की, कैन यू सी दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दे आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, दे आर कंसेंट्रिक circles where this is the center. And one more interesting part you need to understand is very important, because this chapter is all about finding directions and visualizing. एक चीज अंडरस्टैंड करना कि ये दोनों अलग अलग प्लेन में, द करंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अग्री? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑन द प्लेन ऑफ दिस पेपर एंड द करंट इज परपेंडिकुलर टू द पेपर लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर ड्रॉ की जा सकती है ना, इफ यू आर एबल टू सी इट। दिख रहा है आपको फेड कलर का सर्कल दिख रहे हैं आपको बुक के ऊपर बने हुए, हाँ या ना? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑन द प्लेन ऑफ दिस पेपर एंड द करंट इज परपेंडिकुलर टू द पेपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ या ना? श्योर? अच्छा, वन मोर थिंग, मैं दूसरे कलर का पेन लेके आता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस। अगर मुझे ड्रॉ करना होगा तो ऐसे ड्रॉ होगा, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एंड दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, दिस इज द सेंटर ऑफ ऑल, और इसी सेंटर के ऊपर क्या पड़ा है? वायर। द वायर इज गोइंग लाइक दिस, द करंट इज कमिंग आउट, तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डॉट रिप्रेजेंट करंट। और देखो कर्ल ऐसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। एनी प्रॉब्लम किसी को? श्योर? ठीक है, अब एक चीज देखो, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना हो तो कैसे देखोगे? यू ड्रॉ टेंजेंट, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, दैट विल गोइंग टू गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? लेट्स से समबडी आस्क्स फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर या हियर, तो कैसे टेंजेंट ड्रॉ करना है? पहली बात तो टेंजेंट ये बनेगा, यस, और डायरेक्शन कौन सा बनाना है? जिधर ये एरोज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज गोइंग टू बी माय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर। ये वायर इधर, और यहां पे इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है,
अब पेपर में इमेजिन करना बहुत जरूरी है, तो मैंने आपको चलो 3D बना के आपको दिखाया। अब पेपर के ऊपर मान लो ऐसी ड्राइंग आती है कि मान लो आपको ऐसा वायर देता है, वो ये बोले बताइए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। पहली बात तो क्लियर करना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दैट आर दे आर परपेंडिकुलर टू द वायर। तो फील्ड लाइन ऐसे बनने वाली हैं, ऐसे पेपर से बाहर आएंगी, फिर अंदर जाएंगी, फिर बाहर जाएंगी, फिर अंदर जाएंगी, समझ रहे हो ऐसा? ठीक है, बाहर जाएंगी तो सॉलिड दिखाएंगे, और जब अंदर जाएंगी तो उसको डॉटेड से शो कर सकते हो, ऐसा। समझ में आ रहा है या नहीं? ये करंट वाली वायर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम प्लेन में नहीं है, समझ रहे हो ना? द वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फील्ड लाइंस। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं? ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस। अच्छा, तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, बताइए डायरेक्शन, क्विक। किधर? सोच के बताना। टॉप बॉटम आपको पता है कैसे कैसे करना है? टॉप बॉटम, दिस इज कॉल्ड टॉप, हम वही टर्म यूज करेंगे, बॉटम, राइट, लेफ्ट। अगर बाहर है तो आउट ऑफ द पेपर, अंदर है तो इनसाइड द पेपर। ऊपर वर्ड यूज नहीं करेंगे अभी हम, कंफ्यूज करेगा अदरवाइज। ऊपर टॉप बॉटम, आउट इन, जल्दी यहां पे क्विक। यह टॉप कैसे आ सकता है? मैंने आपको बोल तो रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द करंट, तो करंट भी टॉप पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी टॉप पे, मैग्नेटिक फील्ड भी टॉप पे होगी, कैसे हो सकता है? परपेंडिकुलर तो आना ही आना है। डू यू रिमेंबर दैट ऑस्टेज एक्सपेरिमेंट और नॉट, कि मैग्नेटिक नीडल वाज पॉइंटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, यस और नो? हाँ या ना? तो परपेंडिकुलर तो आना ही आना है, करंट की डायरेक्शन में तो आ ही नहीं सकती है। ये देखो, ये है ना थंब, आई होप यू कैन सी इट, ये थंब है, तो थंब प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो फील्ड लाइन ऐसे है ना। इसका मतलब इस पॉइंट से फील्ड लाइन पेपर से बाहर आ रही है ना, इस पॉइंट से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इस पॉइंट से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, तो यहां पे अगर मैं पूछा था मैं डॉट बनाता, और अगर ऐसे ये कर्ल घूमेगा तो इस पॉइंट से अंदर नहीं जाएंगी क्या फील्ड लाइंस? नहीं समझ में आ रहा है? मेरा कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है क्या आप लोगों को? मेरा कैमरा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? हम अभी क्या बात कर रहे थे? ये है ना थंब, तो ऐसे लाइंस आ रही हैं, बाहर आएंगी, फिर यहां से अंदर जाएंगी, फिर नीचे से घूम के आएंगी, ऐसा ही है ना? ये अगर करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, देख रहे हो? Are you getting my point or no? ये these are the magnetic field lines. कोई डाउट है किसी को तो बता दो। अब चीज देखो, अब मैं करंट को हटा रहा हूं, तो ऐसे घूम रही है ना, ऐसे, तो यहां से इस पॉइंट से पेपर से बाहर आएगी, यहां पे टेंजेंट ऐसे ही तो बनेगा, ये तो टेंजेंट है यहां पे। और मैंने यहां पे पूछा था आपसे, गोइंग इनसाइड द पेपर, इमेजिन कर पाओगे अब से? ठीक है, ऐसा यहां से पेपर से बाहर आएंगी, अगर कोई पूछे वायर के यहां पे ऊपर वाले पॉइंट पे, तो ऐसे जाएंगी, ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे देखो, ठीक है, अबव द वायर ऐसे, हियर इनसाइड, और वायर के नीचे इधर, ऐसे ही है ना?
कोई डाउट? अच्छा अब आओ अप्लाई करो, तो यहां पे अप्लाई करो, तो यहां पे पी पे किधर बनेगा बोलो? ये रहा आपका पॉइंट पी, ऐसे ही बनेगा ना, अंदर अंदर ही तो बनेगी ऐसे। कोई डाउट? अरे पी पॉइंट अंदर ही बनेगा ना? हाँ या ना? इस वायर के लेफ्ट हैंड साइड पे बाहर बनेगा किसी भी पॉइंट पे, वायर के राइट हैंड साइड पे कहां बनेगा? अंदर। आई होप किसी को डाउट नहीं है, ठीक है? सो यू हैव टू रूल्स, वन इज राइट हैंड पाम रूल एंड अदर इज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है? जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? बोलो कोई है तो। अच्छा आगे आ जाओ। अब बायोट सेवर्ट लॉ के कुछ स्पेशल केसेस करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है? अब वो एंगल वेरी कर करके हम कुछ डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। चलो, वन इज, ये मिसिंग है यहां पे कुछ। पहला आपका जो स्पेशल केस है दैट इज कि आपकी जो वायर है, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द वायर, मतलब कि अगर मान लो ये वायर दे दी जाए आपको, ये वायर है, द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, और आपसे बोले यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, दैट इज अलोंग द वायर। कोई भी पॉइंट, ये वायर ऐसा जा रहा है ना, वायर ऐसा जा रहा है आपका, समझ रहे हो? ये तो मैंने छोटा सा पोर्शन लिया वायर का। कोई डाउट? इफ द पॉइंट इज अलोंग द वायर, अच्छा बोलो क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड? एंगल कितना है इस केस में? क्विक, एंगल किसके बीच में होता है? थीटा। डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर किधर है आपका? इधर, ये आपका डीएल वेक्टर है, जिधर करंट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। और आर वेक्टर, यू हैव टू फर्स्ट ज्वाइन डीएल वेक्टर विद द पॉइंट जहां पे आपको फील्ड देखना है। मुझे यहां पे फील्ड देखना है, तो इसको ज्वाइन करोगे तो यही वेक्टर बन जाएगा। देखो यही वेक्टर बन जाएगा ऐसा। ये देखो, पहली बात है वायर का आपको छोटा सा पोर्शन लेना है ऐसा, डीएल वेक्टर उसको बोल रहा है, इसको बोल रहे हैं डीएल वेक्टर, समझ गए हो ना? तो डीएल वेक्टर को जब ज्वाइन कर दोगे इस पॉइंट के साथ, तो दिस इज गोइंग टू बिकम योर आर वेक्टर। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर? 0 डिग्री। सो एंगल इज 0 डिग्री, ठीक है? अगर एंगल 0 डिग्री है तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, दैट इज 0। तो यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएगी साइन थीटा की वजह से, ठीक है? सो मैग्नेटिक फील्ड यू हैव टू बी, दिस विल बी यूज्ड इन व्हाइल डूइंग द न्यूमेरिकल्स, ठीक है? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, याद कर रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द वायर इज ऑलवेज 0, ठीक है? अच्छा, दूसरा केस आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर टू द वायर, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ये वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, यहां पे निकालना है, ये आई टेक दिस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है? दिस इज माई स्मॉल डीएल वेक्टर। अगर 90 डिग्री भी है तो ये 90 डिग्री हो गया क्या? नहीं। एंगल किसके बीच में आपको देखना है? डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये आर वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका पॉइंट पी है, एंगल इस केस में 90 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो इन दिस केस द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी मैक्सिमम।
So perpendicular to the wire is maximum. Why? Because dB is directly proportional to sin थीटा, और थीटा कब मैक्सिमम होता है? 90 डिग्री पे. एनी प्रॉब्लम? ठीक है. सो परपेंडिकुलर टू द वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम. कोई पूछे वैल्यू तो बता दो, वैल्यू भी बता सकते हैं. म्यू नॉट पाई 4 पाई आई dl upon r square. Sin 90 becomes what? Any problem? Please note this down. Keep this thing in mind. इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना, ये मत भूलना. फॉर एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम, अगर वैक्यूम ना हो तो कोई और मीडियम हो तो, वैसे इतना यूज नहीं होगा आपके यहाँ पे, बट स्टिल फॉर एनी अदर मीडियम अदर देन वैक्यूम यू जस्ट नीड टू रिप्लेस व्हाट? म्यू नॉट की जगह क्या आ गया आपके पास? म्यू. वैक्यूम था तो म्यू नॉट, दैट वाज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. नाउ व्हाट इज म्यू? म्यू इज गोइंग टू बी परमेबिलिटी ऑफ गिवन मीडियम. जिस भी जो भी मीडियम यूज करोगे उसकी परमेबिलिटी. परमेबिलिटी को जस्ट आप ऐसा सोच सकते हो कि वो मीडियम कितनी परमिशन देता है फील्ड को इंटरेक्ट करने के लिए. आर यू गेटिंग? मोर इज द परमेबिलिटी, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड. आर यू गेटिंग? चलो, तो म्यू हो गया आपकी परमेबिलिटी. जिस भी मीडियम की बात कर रहे हैं उस मीडियम की परमेबिलिटी. क्लियर? एंड सो इसको आप याद रख सकते हो. इस पहले जो आपका फॉर्मूला है ना, इसको हम एक और टर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी. बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेटिव परमेबिलिटी. रिलेटिव परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमेबिलिटी. मतलब वैक्यूम के मुकाबले वो कितना ज्यादा परमिशन देता है फील्ड को इंटरेक्ट करने के लिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? So there is no rocket science to guess that mu can be replaced by what? Mu r into mu naught. ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, mu can be replaced by mu r into mu naught. So this can also be written like this. यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो. अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी बिल्कुल ऐसे ही किया था हम लोगों ने. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. सही है ना? और वे के को क्या लिखते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यही लिखते थे कि नहीं? है ना? अच्छा, और किसी भी मीडियम के बारे में जब बात करते थे तो क्या करते थे? 1/4 पाई वेट. तो किसी और मीडियम के बारे में जब बात करते थे देन वी यूज्ड टू राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम. फिर हम लोगों ने इसको रिप्लेस किया था वैसे ही, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया था ऐसा करके. याद है? व्हाट वाज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम बाय एप्सिलॉन ऑफ द वैक्यूम. याद है? बिल्कुल. इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते थे और रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते थे. और यहां पे बिल्कुल के के जैसे ये टर्म है म्यू आर. ठीक है? सो आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू फर्दर. कोई डाउट है वो पूछ लो. ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी. और ज्यादातर फॉर्मूले रिलेटिव परमेबिलिटी की टर्म में ही लिखे जाते हैं, लाइक दिस. ठीक है? अब कुछ एनसीईआरटी का पार्ट है. व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन बायोट-सेवर्ट लॉ एंड कूलम्ब लॉ. ठीक है? कूलम्ब लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है या फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बताता है, और सेम वे बायोट-सेवर्ट लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है. सो पहली जो आपके सामने कुछ सिमिलरिटीज हैं डायरेक्टली आप नोट कर लो. पहला क्या है? जस्ट आई विल एक्सप्लेन
कि दोनों फील्ड्स इनवर्सली डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यस और नो? कूलम लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या रिलेशन आता है? कूलम लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/r² के साथ आता है, यस और नो? इनवर्स स्क्वायर लॉ। एंड यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो दिस इज द फर्स्ट सिमिलैरिटी। अदर सिमिलैरिटी कि दोनों ही लॉन्ग रेंज फील्ड्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लॉन्ग रेंज फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी लॉन्ग रेंज फील्ड है। हाउ दे आर लॉन्ग रेंज फील्ड? हाउ दे आर लॉन्ग रेंज फील्ड? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना है तो कितनी दूर लेके जाना पड़ेगा पॉइंट को मुझे? infinity, because when denominator will tend to infinity only then the fields are going to vanish, right? So both fields are long range fields. Principle of superposition is applicable to both the fields. What was principle of superposition? If you remember, कुछ याद है कि मान लो ये बहुत सारे चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, ये बहुत सारे चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, मुझे यहां पे फील्ड निकालना है, तो कैसे करते हो? मतलब मान लो अभी Q2 नहीं है, अभी Q3 नहीं है, अभी सिर्फ Q1 है, अभी मान लो अकेला क्या होता चार्ज है Q1, तो इसकी वजह से यहां पे कोई फील्ड होगा E1। अब मान लो Q2 आ गया पिक्चर में, तो Q2 के आने से या जाने से पहले चार्ज का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Q2 आएगा और चुपचाप से अपना फील्ड बनाने लगेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज द फील्ड ऑफ चार्ज 1। सेम वे अगर Q3 आएगा तो चुपचाप से अपना फील्ड बनाने लगेगा इस पॉइंट पे, नॉट गोइंग टू चेंज द फील्ड ऑफ Q1 एंड Q2। सो एट दिस पॉइंट the field is going to be vector sum of all E1 vector, E2 vector plus E3 vector. This is called principle of superposition. That is एक चार्ज दूसरे चार्ज की फील्ड को चेंज नहीं करता है। सेम वे मैग्नेटिक फील्ड में भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर मान लो Q2 और Q3 के आने से Q1 का फील्ड बदल जाता तो यहां पे फिर E1 वेक्टर थोड़ी लिख पाता, फिर ये तो इसका कुछ और ही वैल्यू ले लेता, फिर तो ये E1 है और E1 रहेगा चाहे Q2 आए या Q2 जाए। एम आई मेकिंग द पॉइंट क्लियर और नॉट? ठीक है। सो इट इज फाइनली इट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड फॉर बोथ द फील्ड्स। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली डिपेंड करती है किस पे? अपने सोर्स से। इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आइडियल वेक्टर। देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट हो गया, चार्ज अपॉन r²। यस, ठीक है। अब देखो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? चार्ज। चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का हम सोर्स बोलते हैं आइडियल। इस टर्म को बोला जाता है द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तार भी चाहिए, यानी कि उसका कुछ ना कुछ लेंथ भी होगा और करंट भी उस तार में होना चाहिए, बिना तार के करंट नहीं फ्लो कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो आइडियल इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सो हमारा जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज लीनियरली यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सोर्स। सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सोर्स, दैट इज चार्ज। सो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं क्या कहते हैं कूलम लॉ में और क्या कहते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ में। एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क।
ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है, डायरेक्टली कॉपीड इट। नोट हो रहा है तो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इज डिसिमिलरिटीज बिटवीन बायो-सावर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ। Go through it, very simple, nothing to explain.